हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। जैसा कि आपको पता है, आपकी डेट कन्फर्म ही हो गई है और आपके पास एक ही मंथ बचा हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी टेट 2026 में जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। विषय इसमें आपको पता ही है, ईवीएस पढ़ रहे हैं। ईवीएस में पर्यावरण बोलते हैं हिंदी में। शॉर्ट पेपर आज हम पढ़ेंगे 2017 का। इससे पहले हमने 2015, 16, 14, 12 साल करा दिए हैं। वो नहीं देखे हैं तो जो देखिए जाके और अपना स्कोर देखिए कि तैयारी कैसे करनी। पेपर कराने का मतलब यही है कि जिससे आपको आइडिया भी लग जाए, और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 60% तो पीरियड से ही आते हैं। ठीक है, तैयारी अपनी बेहतर कर लीजिए। अभी आपके पास एक मंथ है। अग्नि अग्नि परीक्षा जो बैच है, जो बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चला है, आपके पास टाइम है तो वो भी देख सकते हैं जाके। वहाँ पे सारी प्ले लिस्ट बनी है, सारी क्लासें सेकंड से पढ़ी हैं, देख सकते हैं जाके। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। और जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जितना तैयारी बेहतर करोगे उतना ही आपके लिए सुपर टेट के लिए फ़ायदा है। आपको अब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि यूपी टेट नहीं हो जाएगा तब तक सुपर टेट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जुलाई बाद आपको नोटिफिकेशन सुपर टेट का भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल कंटेंट फ्री और ऑथेंटिक कंटेंट दिया जा रहा है। कोई भी आपको लिए फेक नहीं है। जितना आपने बताया गया इसमें उतना आपने पढ़ लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट कर लेते हैं आज 2017 का पेपर। ठीक है, कितने करेंगे? 2017 का पेपर। टाइम वेस्ट करने का टाइम बचा भी नहीं है, एक मंथ बचा है। तो अच्छे से तैयारी करिए। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 पढ़िए, 4 पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़िए। इस टाइम तो आपको जितना पढ़ पाओ उतना कम ही है। और ये भी ध्यान रखना, एग्जाम से 1 महीने पहले ही अच्छी तैयारी होती है, और उससे पहले आपने पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो सही से पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 का पेपर। और पहला ही क्वेश्चन है कौन सा? 2017 का। 2017 का पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं। कितना? 2017 का। ये ध्यान रखना, कितने? 2017 का पेपर पढ़ने वाले। 2017 का पेपर पढ़ने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन पढ़िए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहला ही पढ़िए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। कब अपनाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब अपनाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। बी राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये लिखा किसने था? ये लिखत के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के रचयिता थे। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये क्या सर्वप्रथम इसका अधिवेशन किया था? सर्वप्रथम इसके विचार कब आए थे? 27 दिसंबर 1911 में, जो कोलकाता, जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। जिसके कोलकाता में अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपसे पूछ दिया जाता है। उसके थे विष्णु नारायण दत्त थे। ये गाया गया था। इसका टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग आपको पता होना, 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। कितने? 52 सेकंड। 52 सेकंड में इसका गाने का टाइम पीरियड है। और इसी का रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में सबसे पहले तत्वबोधनी में भारत का गायन किया गया था। उसके शीर्षक किया जाए तो इसका 1919 में मॉर्निंग ऑफ द इंडिया के नाम से भी इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना कि संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। ये किसने गाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित होता? जो पुष्कर मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका आयोजित किया जाता है अजमेर में। ये आपका कहाँ किया जाता है? अजमेर में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? आपका अजमेर में। कहाँ? वो आपका अजमेर में। ठीक है, अजमेर में इसका आयोजित होता है पुष्कर मेला। जो राजस्थान, जो अजमेर भी आपका कहाँ? राजस्थान में है। राजस्थान में है ये। राजस्थान से अजमेर कम से कम शायद 11-12 किलोमीटर दूरी पर प्रसिद्ध है ये। इसमें ये मंदिर होता है, ये यहाँ पे ब्राह्मणों का मंदिर माना जाता है। ये मंदिर कहाँ? ये पुष्कर मेला होता है जो आयोजित कहाँ होता है? ये एक जो यहाँ पर एक ब्राह्मणों का मंदिर है, जहाँ की कार्तिक पूर्णिमा पर इसका मेला भी लगता है। तो कौन से दिन लगता है इसका मेला? कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा पर इसका मेला का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इसका मेला का आयोजन होता है। और इस मेला का आयोजन बड़ी संख्या में, जैसे बहुत पर्यटन स्थल होते हैं, जैसे देश विदेश में हजारों हिंदू लोग मेला इसे आयोजित करते हैं।
और इसमें क्या होता है कि पैटर्न में हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में, ये पुष्कर झील में स्नान भी करते हैं। ये पुष्कर झील में क्या करते हैं, पुष्कर झील है उसमें स्नान भी करते हैं। पुष्कर झील में क्या करते हैं, पुष्कर झील में स्नान भी करते हैं। क्या करते हैं, पुष्कर झील में स्नान भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को पवित्र करने के लिए वहाँ पर जो भी रीतियाँ चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होती है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें कौन सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, तो बताइए आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, बता सकते हो, बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, यू प्रकार की, यू बी सी प्रकार की, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल और अजैविक घटक नहीं है, मतलब जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा जैव मंडल है जो अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा सी कवक है। मृदा है, प्रोटीन है, ये फास्फोरस है, ये सारे हैं, लेकिन आपकी कवक नहीं। कवक का काम क्या होता है ये आपको बहुत बार हमने बताया भी है और हर पेपर में ये आया हुआ भी है कि कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं, मतलब जैविक घटक है। ये आपका क्या जैविक घटक है कि जैविक घटक है ये, इसका उत्पादन क्या होता है कि जो मृत्यु, ये क्या होता है, ये उत्पादक और उपभोक्ता के जो मृत्यु के पश्चात जो क्या होता है, शरीर को अपघटन, मतलब शरीर को मिट्टी में मिलाना या उसकी निर्मित धारणा को क्या करता है, या अपने भोजन और ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसमें कीड़े जो लग जाते हैं, कवक होते हैं, वो मिट्टी में उसको मिलाने के काम करते हैं, उसकी बॉडी जो होती है मिट्टी में मिल जाती है। ये चीज़ कवक का काम होता है। ठीक है, ऐसे निर्जीव पदार्थों जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मृदा, हवा, जल या कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या नाम, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, ये का अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, बताओ, अवस्थित बताओ। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, ये आपके गुजरात में, ये आपके गुजरात में स्थित है, ये आपके गुजरात में स्थित है। इसका मतलब क्या है, गिर शेर परियोजना ये आपकी गुजरात में स्थित है। इसे शेरों के घर कहते हैं, शेरों का घर कहते हैं। ठीक है, ये गिर अभ्यारण्य कब हुआ था, ये इसका अभ्यारण्य 1973 में, कब, 1973 में, 1973 में, 1973 में। ठीक है, 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की जाती है। ये कब केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। और इसमें इस परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में, गुजरात के ये भी बूझ दिया, जिला बूझ दिया जाए तो जिला आपको हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, जिला आपका क्या हो जाएगा, जूनागढ़। जिला आपसे बूझ दिया जाए तो आप लगा सकते हो जूनागढ़। पहले बात इतना बूझेगा नहीं आपसे, इतना टफ पेपर बनाता भी नहीं आए वो, तो आपको लगाना है खाली जूनागढ़, बूझेगा भी नहीं आपसे, लगा दो। पढ़ने के लिए जानकारी बढ़िए, खाली इतना बूझते हैं गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप लगाना है गुजरात। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाता है आयोग। ठीक है ना। और जो कहा है कि ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जो एशिया शेर के लिए पाया जाता है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको रखे मिलेंगे। WWF से आशा है, WWF से आशा है क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। WWF की आशा को तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड वन्य जीव जो होते हैं, जो होते हैं विश्व वन्य जीव कोष होता है। ये विश्व वन्य जीव कोष होता है, जो 19 की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1962 में ये साइक संगठन के लिए की गई थी। ठीक है, साइक संगठन के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं और आंसर करिए। नेक्स्ट आंसर पढ़िए और आंसर करिए। गंगा नदी निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये गलत कर रहे हो तो आप भाई बहुत पीछे हो। ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो समझो बहुत पीछे हो। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब से आपने बड़े हो गए हो तब से ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है,
गंगा नदी आपके बताओ कहाँ से निकलती है, बताओ कमेंट करके बताओ, बताइए कमेंट करके। ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ये आपको ये गंगा नदी जो आपकी, ये भी ध्यान रखना कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये गंगा नदी आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल से। ये आपकी नदी को 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, कितने राज्य, 5, कितने राज्य, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी है आपकी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई आपसे पूछ दी जाए तो लंबाई आपसे पूछ दी जाए तो लंबाई पूछ सकते हैं, इससे लंबाई भी आपसे पूछ दी जाती है कभी कभी, तो लंबाई भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 25-25 किलोमीटर, ठीक है, 25-25 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए बहुत है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश में इसे क्या होती है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन पढ़िए। कट तो नहीं रहा, कट रहा, चलो छोटा कर देते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। 28 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए से संबंधित है। भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण को मापन करती है। तो कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर आप बताइए 28 का। इसका राइट आंसर बताइए 28 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हमेशा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही इसका मापन करता है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, केंद्रीय प्रदूषण मापन बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण मापन बोर्ड भारत में क्या होता है, केंद्रीय प्रदूषण मापन बोर्ड ही इसका संबंध रखता है। इसमें क्या होता है, जल हो गया, वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी रखी जाती है। नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की शीर्षक राष्ट्रीय संस्थान होती है, जो क्या होता है, ये बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के से संबंधित समस्त जिस सेवाओं की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए सलाह देती है और इससे मंत्रालय बोर्ड की तकनीक के लिए योजना भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, पढ़िए भाई। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ स्थित है भाई, बताइए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है भाई, बताइए भाई। 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर। ये आपका एंडीज में अवस्थित है, राइट आंसर एंडीज, सी राइट आंसर हो जाए, एंडीज, एंडीज, एंडीज में अवस्थित है। टोकोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी से हम सक्रिय नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सक्रिय। ये भी आप कहीं भी आपको दे दिया सक्रिय ज्वालामुखी, तो भी आपको यही लगाना है एंडीज में, सक्रिय ज्वालामुखी। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका जो होती है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के एक बेडोर या एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, आपको एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप तैयारी करते रहिए और अपना स्कोर भी बताइए। तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि ये तिब्बत की संगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। जो कहता है ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो ब्रह्मपुत्र है, जो भारत की या नहीं, विश्व की भी सबसे बड़ी नदी में से एक है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चम्बोनडांग हिमनदी से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका कहाँ से उद्गम होता है, ये होता है चेमायुंग, चेमायुंग डंग हिमानी, ठीक है। इसका उद्गम होती है, निकलती है, ठीक है। तिब्बत से निकट होती है, निकलती है, निकट से निकलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं भाई? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? हमेशा आपके याद रखना, हमेशा मांसाहारी होते हैं। हमेशा आपके मांसाहारी होते हैं। कौन से? बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से? हमेशा मांसाहारी होते हैं। घास भूमि क्षेत्र में जो परतंत्र होते हैं, घास से के परतंत्र स्तर के मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। घास स्थलीय जो परतंत्र होते हैं, तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है। जैसे घास कौन खाता है? घास को आपका टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को सर्प खाता है। सर्प को क्या खा लेता है? गिद्ध या मांसाहारी जीव खा लेते हैं। ये इसकी सर्कुलर चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए भाई। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है, भाई ये बताइए, ये कौन सा? राइट आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बताओ, क्षोभमंडल। बी राइट आंसर, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्षोभमंडल हो जाएगा। क्षोभमंडल इसका प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नज़दीक होता है, ये सबसे नज़दीक होता है। ये मंडल क्या? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारी जो मौसम की संबंधित सारी घटनाएं जो होती हैं, आपकी कोहरा पड़ना, बादल होना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, महंगा बरसना, ये सब क्या होता है? ये अब आपके सौरमंडल में ही घटित होते हैं, सौरमंडल में ही घटित होते हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदेश दिशा नहीं पाए जाते हैं। वायुमंडल में तापमान, ऊंचाई और इसका टेम्परेचर 6.5 होता है, 10 से घटता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये वाले क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी होते हैं? बिल्कुल बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपके लिए पता होना चाहिए कितने होते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 भैया सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या करना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं और एक प्रकार की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यपालिका होती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 जो सदस्य होते हैं, 10 सदस्य इसमें अस्थायी होते हैं, 5 सदस्य इसमें स्थायी होते हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक। ये अमेरिका, रूस, जिसमें कौन जो 5 सदस्य हैं आपके? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, चीन है। ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं। ये आपको कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, आपका चीन हो गया। ये 5 आपके इसके होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सारिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सारिका, सारिका, सारिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ है भाई? बताओ। ये आपका हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। सारिका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी पूछी जाए तो 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल भी कर लिया गया था। इसे कब शामिल कर लिया गया था? 1979 में, ठीक है। इसे शामिल भी कर लिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होना है, ये आपका सूर्य हो जाएगा। इसमें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ये राइट आंसर इसका देना ही है। इसका राइट आंसर किसी ने गलत दिया तो समझो बहुत पीछे है। ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य तो होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य स्रोत ऊर्जा क्या होता है? सूर्य तो होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मात्र एक स्रोत सूर्य होता है जो पृथ्वी को संचालित करता है। इसमें क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? ये प्रत्येक प्रेरक बल भी कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सूर्य ऊर्जा कहते हैं। इसे भी बहुत नामों से जानते हैं, बहुत नामों से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। एग मार्क का संबंध होता है, एग मार्क का संबंध होता है, ये आपका किससे होता है? ये आपकी गुणवत्ता से होता है। किससे होता है? गुणवत्ता से होता है, गुणवत्ता से होता है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, गुणवत्ता से होता है, गुणवत्ता से होता है।
ठीक है। गुणवत्ता जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादक पदार्थों में लाया जाता है, एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ा होता है, प्रतीक चिन्ह होता है जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। और क्या करता है, भारत के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया गया एक मार्क बिल होता है, जाना जाता है, इसे इसकी वक्ता कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी, वहाँ से जुड़ जाइए। आर्सेनिक जनित जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक जो होता है जल द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है भाई, बताओगे क्या होता है? आर्सेनिक जनित जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, ये आपका होता है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत के गंगोत्री जो तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में क्या होता है, बांग्लादेश के पद्मा मेघना से मैदानी इलाकों से भूमध्य रेखा से जो आर्सेनिक जो होता है प्रदूषण में अधिक ग्रस्त होते हैं। भारत में क्या होता है 7 राज्य ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, मणिपुर है तथा छत्तीसगढ़ है। ये क्या होता है राजगंगा गांव से भूमि से आर्सेनिक से प्रभावित हैं, आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। इसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जो पश्चिम बंगाल के 4 जिले जो होते हैं, जैसे मुशीराबाद, नदियाँ होती हैं आपकी, उत्तरी या दक्षिणी होती हैं कानून में, आर्सेनिक का ज़्यादा भूमिका का मानक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं राष्ट्र वन्य सुरक्षा परिषद अधिनियम, ये हो जब वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1972 में। कब हो जाएगा? 1972 में। कब हो जाएगा? 1972। सही है ना? ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही बात है। आप सही हो, मैं भी सही हूँ, मैं भी सही हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय जो होता है जो वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये ध्यान का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये आपको 1972 में है। ये ध्यान के लिए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आए, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रारंभ हो तो 1973 लगाना है। ठीक है, तो 1973 लगाना है। क्या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, अब इस अधिनियम में का अवैध प्रकार से ये कब क्यों लाया गया था? इसमें क्या था, जो अवैध प्रकार से शिकार या व्यापार को रोक लगाने के लिए इस नियम को जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में हर जगह देखा होगा दूध से दही बनाया जाता है। इसका रीजन क्या होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दूध की दही से बनाने की, जो दूध से दही बनाया जाता है उसे हम कहते हैं किडबन। सी राइट आंसर, किसे हम कहते हैं? किडबन, उसे हम कहते हैं किडबन। ये दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम किडबन कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्टोपोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसल लैक्टिस नामक 2 जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्टोपोकस और स्टोबैसल्स, इसमें 2 जीवाणु पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, ये जीवाणु दूध में पाने वाले लैक्टोक्स शर्करा का किण्वन करके जिसे लैक्टेट अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। लैक्टिस अम्ल दूध में पाए जाते हैं, जैसे केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके वही दही बनाने में सहायता करते हैं। कौन से? केसीन नामक प्रोटीन के छोटे छोटे कण, ध्यान रखना ये चीज़। दूध को स्टोकोक्सस और थॉमिस तथा एक्टोवेसल्स के द्वारा युक्त 40 से 60 सेल्सियस पर जमाकर स्टोलोजिक बना दिया जाता है। ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। ठीक है, किसके? किडबन द्वारा। इतना नहीं पूछा जाए, किडबन पूछ दिया जाता और ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आपसे पूछ देगा भाई, इतना ही पढ़ के जाओ, आज काम हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? ये क्वेश्चन आपके संविधान से हो जाता है, तो ये चीज़ बताइए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? कौन सा देश से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए भाई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त संघ अमेरिका या रूस से कह सकते हो,
सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम होता है सोवियत संघ समाजवादी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या होता है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यार रूस भी ले दियो इसमें, तब भी आपका कंजा रूस से लिया गया, अमेरिका से नहीं, सॉरी, रूस से लिया गया है। जो इसे संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 के काम है और अनुच्छेद 51 के काम है। भाग कौन से, भाग भी आपसे पूछ दिया जाता है तो भाग 4 ए लगाना है, आर्टिकल पूछा जाए तो 51 ए लगाना है, ठीक। लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए पालन करना अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। चलो ये चीज़ पता लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ये आप करके चले गए ना तो पेपर में आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत सारे सिम्टम सेम टू सेम मिल जाएंगे। पढ़िए और आंसर करिए। उत्तरीय तारा कहा जाता है, ध्रुवीय तारा कहा जाता है, सॉरी ध्रुवीय तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ध्रुवीय तारा आपको कहा जाता है किसको, उत्तरीय तारे को, उत्तरीय तारे को किसको कहा जाता है, उत्तरीय तारे को। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तारा हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता आपको दिखे वो आपका ध्रुवीय तारा होता है, तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई देता है। ये आपको हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देगा, जो क्या होता है, ध्रुव तारा कहते हैं इसे। ध्रुव ये एक ध्रुव मत्स्य तारा के समूह का एक भाग होता है जो उत्तरीय तारों के समूह में पाया जाता है। आप देखिए, ये देखो क्वेश्चन आ गया आपके लिए, टाइगर रिजर्व आ गया, देखो आ गया, ये तो अभी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। ये पढ़िए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था बताओ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वन्य जीव 72 में, और इसका एक बढ़ा दूँ क्या बजे 73 में, 73 का ऑप्शन दिया है तो आप लगा दीजिए बी, बी राइट आंसर हो जाए, बी लगा दीजिए, बी लगा दीजिए बिना संकोच किए। 1973, 1973। भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रीय पशु बाग टाइगर को संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित की योजना थी। इस ये क्या था, इन उन राज्यों के लिए सहायता प्रदान करना था जहां बाघ संरक्षण रिजर्व होते हैं। भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं, 49 है, 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां है, ऑरेंज टाइगर रिजर्व 39वां है। ये चीज़ आपके लिए पूछा जो असम में स्थित है। 39वां कौन सा है, 39 आपसे पूछ दिया जाता है, 39 में है ऑरेंज टाइगर रिजर्व है, और 48वां कौन सा है, राजाजी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये आपसे पूछ दिए जाते हैं कभी कभी सीधे सीधे, वैसे इतना अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा है ज़्यादा बेहतर तैयारी करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फूलों की घाटी अवस्थित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ है आपकी, ये आपकी उत्तराखंड में, ये आपकी कहाँ है, उत्तराखंड में, ये आपकी उत्तराखंड में, ये आपकी उत्तराखंड में। अब आपको उत्तराखंड राज्य मिल गया है तो इसमें आप क्या करोगे, फूलों की घाटी आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या उत्तराखंड चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। यूनेस्को ने इसे क्या जो था विश्व धरोहर स्थल से घोषित कर दिया था, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। एक वयस्क मनुष्य में कुल मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए बताइए भाई। 44 का राइट आंसर किसी ने गलत दिया तो समझो बहुत गलत बात है। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 307 गलत, 306 गलत, 175 गलत, 275 गलत, आपकी होती है 206 होती है, इसमें सी राइट आंसर हुआ। बच्चे की बात नहीं की है, वयस्क मतलब बड़ा व्यक्ति की बात हुई है, इसमें बड़ा व्यक्ति की इसमें बात हुई है तो 206 होंगी, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसमें 300 होती है, 300 प्लस होती है तो 300 ऑप्शन है, 300 कर दो, 306 नहीं हो तो 306 कर दो, जैसे आपको दिया होगा वैसे 300 प्लस होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी थी। ये क्वेश्चन पढ़िए। ग्रीन पिच इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, जो ग्रीन पिच इंटरनेशनल है का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है आपका भाई, ये आपका हो जाएगा, बताओ कहाँ हो जाएगा, एस्टरडम में, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा।
सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, ग्रीन पिच एक स्वतंत्र वैश्विक अधिनियमकारी संस्था होती है जिसकी इसकी स्थापना आपको 1971 में हुई थी। ये संस्था का उद्देश्य था कि उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और समूहों को जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित प्रदान करना। और पीक मुख्यालय आपका नीदरलैंड भी उसे बोलते हैं, इसका स्थित है। ये कहाँ स्थित है आपका, नीदरलैंड। ये आपका कहाँ, नीदरलैंड। नीदरलैंड भी आंसर आ जाए तो आप नीदरलैंड लगा देना, नीदरलैंड लगा देना, आपको नीदरलैंड लगा देना, नीदरलैंड भी लगा देना। ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं अपचयन बनता है। ऑक्सीजन के साथ हमेशा आपको जल मिलेगा, जल आपके लिए बन जाएगा, H2O आपके लिए बनेगा ही, H2O आपके लिए बनेगा ही, H2O। तो H2O देख लो किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, पहले में, तो पहला लगा दीजिए। ये आपने बहुत पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, डीएलएड में भी पढ़ी होगी, जहाँ भी हो प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया आपने पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है, एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ये एक अच्छे ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। ये उच्च ऊष्मीय मापन का है, बिल्कुल सही बात। ये नीली ज्वाला या नीले ज्वाला से जलने वाला है, ठीक। इसे मेथेन उत्पन्न करने वाली, मेथेन नहीं उत्पन्न करने वाली है भाई, मेथेन उत्पन्न नहीं करने वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रोपेन और ब्यूटेन भरे होते हैं, इसका प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें मिश्रण होता है एलपीजी में, इसलिए आपकी लीक होती है तो हमारे कानों को महसूस हो जाती है, ठीक है। कौन सी गैस भरी होती है इसमें, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसने कहा था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मकर रेखा आपकी स्थित है, मकर रेखा। तो ये आपको मकर रेखा की बात है तो हमेशा साउथ में लगाना, साउथ में 23.5 होता है, साउथ में 23.5 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ में कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना, बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्थ में इसका बी आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में आपकी बात करें तो 22.5-23 होगा, अक्षांश कर्क रेखा पर होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए। और लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अवस्थित मतलब स्थिति की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये आपको बता सकते हो। ये गलत कर दिए तो भाई बहुत पीछे हो रहे हो तुम। तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ, हेग में। ये आपका हेग में है, ये आपका हेग में है, ये हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आपका हेग में है। ये हेग का मुख्यालय इधर नीदरलैंड भी में अवस्थित है। इसे इसका एक स्थान है लेद, इसे राज्य देश का नीदरलैंड है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संधि 5 वर्ष के लिए और 70 अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 30 में से आपके कितने हो रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप बताइए। 30 में आपके 25 प्लस हो रहे हैं तो समझो बहुत अच्छी तैयारी। 20 प्लस हो रहे हैं तो आपको अभी तैयारी करनी है। अगर आपके 15 प्लस हो रहे हैं, आपके 15 प्लस हो रहे हैं, 15 प्लस हो रहे हैं तो आपको अभी बहुत पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम भी है, आप पढ़ भी लोगे, ठीक है। 25 प्लस हो रहे हैं तो समझो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। 25 प्लस 20 प्लस हो रहे हैं तो आपको अभी करनी है तैयारी, ठीक है। अभी आपको करनी है तैयारी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ये आपको याद रखना ध्यान में, ठीक है। ये आपको याद में रखना है और आपको तैयारी करते रहिए और आपका बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और जुड़े रहिए। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप बताइए आपका स्कोर कितना हो रहा है
और कमेंट लाइक करना ना भूलिए और अपनी तैयारी बताइए कहाँ पे लूज है, वो चीज़ भी आपको लिए बढ़िया से डिलीवरी की जा सकती है और अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए बिना टाइम आपका ख़राब किए अपनी क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।